हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर को एकदम हम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं ताकि समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हम अपने चारों ओर दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, सजीव तथा निर्जीव। ये तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि हम अपने चारों ओर दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। कुछ वस्तुएं सजीव होते हैं जबकि कुछ अन्य वस्तुएं निर्जीव होते हैं। वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन हो सजीव कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पौधे, चींटी, मनुष्य इत्यादि। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर जिसमें जीवन विद्यमान होता है और ऐसे वस्तुओं को हम सजीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, पौधे, चींटी, मनुष्य इत्यादि। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसमें जीवन नहीं होते हैं और वैसे वस्तुओं को निर्जीव कहा जाता है, जैसे कलम, पत्थर, टेबल, गाड़ी, ईंट इत्यादि। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम अपने चारों ओर जितने प्रकार के वस्तुएं से घिरे हुए हैं, इसमें से कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो सजीव होते हैं और कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो निर्जीव होते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं सजीवों के शरीर की संरचना पर। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर एक भवन का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर सजीव के शरीर बने होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि किसी विशाल इमारत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने होते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी सजीव के शरीर का जो निर्माण होता है वह भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है और कोशिका को इंग्लिश में हम सेल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी सजीव का जो शरीर है वह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और इस छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। अर्थात कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा इकाई जिस इकाई से मिलकर सजीव का शरीर बना होता है। तो चूंकि सजीवों का शरीर जो है वह छोटी छोटी इकाई यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। चूंकि कोशिकाएं जो हैं ये अत्यंत छोटी होती हैं, ये इतनी छोटी होती हैं कि इसके हम खाली आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोशिकाओं को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है और उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी, जिससे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहा जाता है। यानी अगर आप कोशिकाओं को देखना चाहते हैं तो आप खाली आंखों से कोशिकाओं को नहीं देख पाएंगे। कोशिकाओं को देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होगा। कोशिका की खोज। अब आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इस दुनिया में पता कौन लगाया कि कोशिका नाम की भी कुछ चीज होती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन किया। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने कॉर्क के पतले पतले स्लाइस काटे और इस स्लाइस को जब सामान्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा तो कुछ अलग तरह की चीज उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक विभाजित बक्से देखे। तो जब उन्होंने कॉर्क के स्लाइस को सामान्य सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा तो उन्होंने देखा कि स्लाइस में अनेक छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और ये बॉक्स एक दूसरे से विभाजित हैं। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक को ये बक्से जो हैं ठीक वैसे ही दिखाई दिए जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में बॉक्स बने होते हैं। अब उन्होंने किस तरह के देखे, अब हम इसको आगे
चित्र के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका अवलोकन किया तो उन्होंने छोटी छोटी बॉक्स जैसी संरचनाएं देखी। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से एक दीवार द्वारा विभाजित है। तो इस प्रकार की संरचनाएं रॉबर्ट हुक ने देखी। एक पॉइंट यहां क्लियर कर देना चाहते हैं कि कॉर्क जो होती हैं वह पेड़ों की छालों से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बॉक्स दूसरे से एक दीवार द्वारा अलग होता है। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ यानी बॉक्स को कोशिका का नाम दिया। उन्होंने जो चित्र देखे उसमें जो बक्सा उन्हें दिखाई दिया, प्रत्येक बॉक्स का नाम उन्होंने कोशिका दिया और कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका शब्द का जो नामकरण है ये रॉबर्ट हुक ने ही किया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्तव में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी थी। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कॉर्क की स्लाइस को लेकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन किया, वास्तव में उस कॉर्क में मृत कोशिकाएं थी, यानी उन्होंने मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया। अगला टॉपिक है सजीवों में कोशिकाओं की संख्या। यह आपके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि आखिर सजीवों के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है। एक लंबे वृक्ष अथवा हाथी के शरीर में अरबों खरबों की संख्याओं में कोशिकाएं हो सकती हैं। यानी कोशिकाएं जो हैं वह इतनी छोटी होती हैं कि अगर एक हम लंबे वृक्ष का उदाहरण ले या फिर एक हाथी के शरीर का उदाहरण ले तो उसमें हमें अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं मिलेंगी। मनुष्य के शरीर में भी खरबों कोशिकाएं हो सकती हैं। अगर हम एक मनुष्य का उदाहरण ले लें तो मनुष्य के शरीर में खरबों की संख्या में कोशिकाएं हो सकती हैं। और यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि एक खरब या एक अरब क्या होती हैं। अगर 100 करोड़ को मिला देंगे तो 1 अरब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 100 अरब को मिलाएंगे तो 1 खरब हो जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न कोशिकाओं की आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। देखिए जितने भी तरह की कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं की आकृति और आकार अलग अलग हो सकती हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि दुनिया की हर तरह की कोशिकाएं की आकृति और आकार एक जैसी हो। वास्तव में होता क्या है कि अपने कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और आकार अलग अलग हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुकोशिक एवं एक कोशिक जीव। देखिए पृथ्वी में अनेक तरह के जीव मौजूद हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों को देख पाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर जितनी भी जीव हैं पृथ्वी पर सभी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है बहुकोशिक जीव और दूसरे प्रकार के जीव को कहा जाता है एक कोशिक जीव। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। देखिए वैसे जीव यानी वैसे सजीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है तो वैसे सजीव को हम बहुकोशिक जीव या फिर इंग्लिश में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं पौधे, हाथी, मनुष्य, कीट इत्यादि। बहुकोशिक जीवों के अलावा इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव को एक कोशिक जीव कहते हैं। यानी वैसे जीव जिसका शरीर केवल एक ही कोशिकाओं का होता है तो उस तरह के जीव को हम एक कोशिक जीव या फिर इंग्लिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। अब देखिए अमीबा जो है ये एक कोशिक जीव है, यानी इसकी शरीर जो है वह केवल एक कोशिका का बना होता है। ठीक वैसे ही
पैरामीशियम जो है वह भी एक कोशिक जीव है, यानी उसका भी शरीर जो है वह केवल एक कोशिका का ही बना होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीव इतने छोटे होते हैं कि इनको हम खाली आंखों से देख नहीं पाएंगे। यह एक अमीबा का चित्र है। अमीबा एक कोशिक जीव है, यानी इसका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीबा का चित्र बनाना काफी आसान है, क्योंकि जो चित्र हमें बुक्स में दिखाई देती है कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही चित्र बनाएं, क्योंकि अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये अपनी आकृति स्थिति के अनुसार चेंज करती रहती है, इसीलिए अमीबा का चित्र बनाना काफी आसान होता है। अमीबा की कोशिकाओं में अंगुली जैसी संरचनाएं अक्सर निकलती हैं। इस तरह की संरचनाओं को पादाब के नाम से जाना जाता है। अमीबा कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिससे केंद्रक के नाम से जाना जाता है। अमीबा जो है ये एक कोशिक जीव है जो कि तालाब के पानी में मिलता है। यह चित्र पैरामीशियम का है। पैरामीशियम एक कोशिक जीव है जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। जिस प्रकार अमीबा एक कोशिक जीव है, ठीक वैसे ही पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, उसकी आकृति बदलती रहती है, इसीलिए अमीबा का चित्र बनाना आसान है। लेकिन पैरामीशियम का चित्र ठीक आपको वैसे ही बनाना होगा जैसा कि दिखाया जाता है, क्योंकि पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है, इसकी आकृति बदलती नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैरामीशियम भी तालाब के जल में ही पाया जाता है। कोशिका की आकृति, आइए देखते हैं कि कोशिका की आकृति क्या होती है। अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। यह तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि अमीबा एक ऐसा एक कोशिक जीव है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। स्थिति के अनुसार उसकी आकृति में बदलाव होते रहता है। यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर पादाब उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो अमीबा के मुख्य शरीर से अंगुली जैसी संरचनाएं निकलती हैं। इस तरह की संरचना को पादाब के नाम से जाना जाता है। यह पादाब अमीबा को भोजन अधिग्रहण और चलने में मदद करती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यह पादाब गति अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC की आकृति भी बदल सकती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दो कोशिकाओं का नाम बताओ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, उसकी आकृति बदलती रहती है। तो पहला तो होगा अमीबा और दूसरा होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, क्योंकि WBC जो है इसकी भी आकृति बदलती रहती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब देखिए, WBC जो है वह किसी सजीव के एक कोशिका है। यानी अगर हम मनुष्य का उदाहरण ले लें तो मनुष्य के शरीर में WBC पाए जाते हैं, यानी WBC जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी अमीबा की कोशिका स्वतंत्र रूप से जिंदा रह सकता है, लेकिन मनुष्य की WBC स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकता है। ये WBC तभी जिंदा रह सकता है अगर ये मनुष्य के शरीर के अंदर रहे तो। अगला पॉइंट है मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं या फिर तंत्रिका कोशिकाओं की आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। यह बात तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि किसी भी कोशिका की आकृति उनके कार्यों से संबंध रखती है, यानी कोशिका की जैसी कार्य उसी अनुसार उसकी आकृति होगी। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल अथवा लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका लंबी एवं शाखान्वित होती हैं, जो संदेशों का स्थानांतरण करती हैं, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होती है।
चूंकि तंत्रिका कोशिका जो है ये लंबी कोशिकाएं होती हैं और ये शाखान्वित होती हैं, यानी इसमें ब्रांच निकली हुई रहती हैं। और इस तरह की कोशिका का मुख्य कार्य संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। आप एग्जाम्पल ले लें कि आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके शरीर पर किसी भाग में चिट्टी काटे तो उसका एहसास आपको होता है। तो चिट्टी काटने का संदेश आपके शरीर के किसी अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका ही करती है। यानी तंत्रिका कोशिका जो है वह संदेशों का स्थानांतरण करती है। अब आइए देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका का चित्र किस तरह का होता है। यह है तंत्रिका कोशिका का चित्र। तंत्रिका कोशिका लंबी कोशिका होती है जो कि शाखान्वित होती है, यानी इसमें से ब्रांच निकली हुई रहती हैं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं इसका मुख्य कार्य संदेशों का स्थानांतरण करना होता है। यह गोलाकार रक्त कोशिकाओं का चित्र है। हमारी रक्त की कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, जैसा कि लाल रक्त कोशिकाएं। यह चित्र है तर्करूपी पेशी कोशिका की, यानी हमारी मसल सेल्स की। इस तरह की कोशिकाओं की दोनों सिरे पतली होती हैं जबकि बीच में मोटी होती हैं। इस तरह की आकृति को तर्करूपी कहा जाता है, यानी हमारी पेशी कोशिकाएं जो हैं वह तर्करूपी होती हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति को हमने देखा और हमने ये देखा कि कोशिकाओं की आकृति अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग होती है। अगला टॉपिक है कोशिका का साइज। अभी हमने कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ा, यानी कोशिकाएं किस आकृति की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोशिकाओं की साइज क्या है, यानी कितनी बड़ी या कितनी छोटी होती है। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर हो सकता है। अब देखिए, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोशिका कितनी छोटी होती होगी। अगर 1 मीटर लंबाई को हम 10 लाख बराबर भागों में बांटे तो एक इकाई जितनी छोटी होगी एक कोशिका का साइज भी वैसा ही होगा। यानी 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर का साइज होगा कोशिका का। अर्थात इसकी साइज को माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है। देखिए, कोशिका जो है इतनी छोटी होती है कि इसकी साइज को नापने के लिए हमें माइक्रोमीटर का सहारा लेना पड़ता है। माइक्रोमीटर एक इकाई है, जिस प्रकार सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर एक इकाई है दूरी का, ठीक वैसे ही माइक्रोमीटर जो है वह भी दूरी का एक इकाई है। और इस माइक्रोमीटर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है माइक्रोन। यानी कोशिका की साइज को माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कोशिका की साइज को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन आपका रहेगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच या कुछ भी रह सकता है। उसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। तो इसका सही जवाब होगा कि कोशिका की साइज को हम माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन में व्यक्त करते हैं। अब देखिए, एक माइक्रोन यानी एक माइक्रोमीटर, उसको हम कैसे लिखेंगे ना, म्यू एम लिखेंगे, क्योंकि माइक्रोन को जो है म्यू द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो किसी भी कोशिका की साइज को माइक्रोमीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब एक माइक्रोमीटर कितनी छोटी होती है आप देख लीजिए। 1 मीटर को अगर हम 10 लाख से भागा दें तो वह 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ कोशिकाओं का साइज कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि कोशिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं और ये इतनी छोटी होती हैं जिससे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, वे इतनी लंबी होती हैं कि इससे हम सेंटीमीटर में नापते हैं, जैसा कि तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं ये काफी लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं और इसकी लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है। इस प्रकार इन सभी कोशिकाओं को हम नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। मुर्गी का अंडा भी एकल कोशिका है, परंतु इसका साइज बड़ा होने के कारण इससे हम आसानी से देख पाते हैं। आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा।
अब ये मुर्गी का अंडा जो है ये भी एकल कोशिका है, यानी यह एक कोशिका का बना होता है। तो देखिए ये कोशिकाएं जो हैं ये इतनी बड़ी होती हैं कि इससे हम आसानी से खाली आंखों से देख सकते हैं। यानी मुर्गी का अंडा जो है वह कोशिकाओं का समूह नहीं है, बल्कि वह सिंगल कोशिका है, सिंगल सेल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। यह पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, अब यहां पर एक हम महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। देखिए किसी भी कोशिका की जो साइज होगी, जो आकार होगी, वह पौधे या फिर जंतु के साइज से उसका कोई संबंध नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। देखिए हाथी बहुत बड़ी जानवर है और चूहा एक छोटा जानवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं बड़ी होगी और चूहे की कोशिकाएं छोटी होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। कोशिका का साइज का संबंध उसके प्रकार से है, यानी किसी भी कोशिका की साइज क्या होगी ये इस बात पर निर्भर करती है कि उस तरह की कोशिका का क्या कार्य है। यानी कोशिका की आकृति या फिर आकार उसके कार्य के अनुसार होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कोशिका के भाग। कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं? मुख्य रूप से कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। अब हम विस्तार से समझेंगे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य क्या होती हैं। यह जंतु कोशिका का एक नमूना चित्र है। इस चित्र के जरिए हम समझेंगे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य क्या होती हैं। किसी भी कोशिका की बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है और इस कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार संरचना होती है जिससे हम केंद्रक कहते हैं। अब यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली टाइप के एक पदार्थ होती है जिससे कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है और इसी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काई, राइबोसोम इत्यादि पाया जाता है। तो इस प्रकार इस चित्र के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की कि कोशिका झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है और कोशिका द्रव्य क्या होता है। अब हम कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। पहला पॉइंट यह है कि कोशिका को घेरने वाली बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इससे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह सरंध्र होती हैं और आवश्यक पदार्थों का कोशिका के अंदर बाहर आवागमन होता रहता है। अब ये जो कोशिका झिल्ली हैं ये सरंध्र होती हैं, यानी इसमें छोटी छोटी रंध्र होती हैं, छोटी छोटी छिद्र होती हैं और इसी छिद्र के जरिए आवश्यक पदार्थों का अंदर या बाहर की ओर आवागमन होता है ताकि कोशिकाओं को अपनी कार्य करने में कोई परेशानी न हो। अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। अब ये कोशिका झिल्ली जो है ये सबसे बाहरी आवरण होता है, इसीलिए ये कुछ हद तक कोशिका को मजबूती प्रदान करती हैं। यानी अगर कहा जाए तो ये प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। अब हम केंद्रक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिससे केंद्रक कहते हैं। किसी भी कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है और इसी संरचना को केंद्रक के नाम से जाना जाता है। इससे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक भी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है
जिससे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। चूंकि अभी हमने पढ़ा कि कोशिका की बाहरी परत जो है वह एक झिल्ली होती है, जिससे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली की तरह ही केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है और इस झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब आइए चित्र के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्रक झिल्ली कहां पाई जाती है। यह जंतु कोशिका का एक नमूना चित्र है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार संरचना होती है, जिससे हम केंद्रक कहते हैं। अब ये केंद्रक जो है ये एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है। जिस प्रकार कोशिका की बाहरी सतह एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, ठीक वैसे ही केंद्रक की बाहरी सतह भी एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कुछ कोशिकाएं में ये झिल्ली पाई जाती है और कुछ कोशिकाओं में ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके बारे में डिस्कशन हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। केंद्रक के संबंध में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये है कि किसी कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण केंद्रक ही करती है। जिस प्रकार कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण उसकी मस्तिष्क करती है, ठीक वैसे ही किसी भी कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण उस कोशिका की केंद्रक करती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जेली जैसा पदार्थ होता है, जिससे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो किसी भी कोशिका के कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जेली जैसा पदार्थ होता है और इसी जेली जैसा पदार्थ को ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इंग्लिश में इससे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम इत्यादि। अब इसी कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी या राइबोसोम इत्यादि पाया जाता है। इन संरचनाओं को कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी किसी भी कोशिका द्रव्य में जो छोटी छोटी संरचनाएं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम इत्यादि जो पाया जाता है, तो इन सभी संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। इंग्लिश में इससे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, यानी वैसे कोशिकाएं जो पौधों की होती हैं, यानी पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें कोशिका झिल्ली के अलावा एक मोटी परत होती है, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है और इसी मोटी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इंग्लिश में इससे हम सेल वॉल कहते हैं। अब आइए इसको हम चित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यह पादप कोशिका का एक नमूना चित्र है। चूंकि अब तक के डिस्कशन में हमने देखा कि कोशिका के 3 पार्ट होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। लेकिन पादप कोशिका में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है, जिससे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। अब यह पादप कोशिका में जो केंद्रक होती है वह केंद्र में न रहकर एक साइड में होती है। कारण क्या है कि कोशिका में यानी पादप कोशिका में एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, जो कि लवण का जलीय विलयन से भरा होता है। यानी इसकी जो केंद्रक होती है वह केंद्र में न रहकर बगल में रहती है और इस कोशिका के बीचों बीच एक रिक्तिका होती है और इस रिक्तिका में लवण का जलीय विलयन भरा रहता है। इस प्रकार हमने देखा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिस प्रकार पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक वैसे ही
जीवाणु की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द का नाम सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि किस तरह की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं और किस तरह की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। चूंकि इसी वीडियो में पहले हम डिस्कस किए कि केंद्रक जो है एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जिससे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। साथ में हमने ये भी कहा कि कुछ कोशिकाओं में ये झिल्ली पाई जाती है, जबकि कुछ कोशिकाओं में ये झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसी के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक बिना झिल्ली का होता है। कुछ ऐसे कोशिकाएं आपको जीव जगत में मिलेंगे जिसमें कोशिका के अंदर केंद्रक जो होगा वह बिना झिल्ली का होगा। इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यानी वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक तो होगा लेकिन केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहेगा, तो ऐसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाणु कोशिका या फिर नील हरित शैवाल कोशिका। इस प्रकार के जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी वैसे सजीव जिसके शरीर में प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिका मौजूद होता है, वैसे जीवों को हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। जबकि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक एक झिल्ली से घिरी होती हैं, जिससे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आपको जीव जगत में ऐसे बहुत से कोशिकाएं मिलेंगे जिसमें केंद्रक भी होगा और वह केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई रहेगी। तो इस तरह के झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, यानी वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक एक झिल्ली से घिरी हुई होगी, वैसे कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है सभी पौधे एवं जंतु की कोशिकाएं, यानी पेड़ पौधों की कोशिका या फिर किसी भी प्रकार की जंतु की कोशिकाएं जो हैं, ये यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। इस प्रकार के जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं, यानी वैसे सजीव जिसके शरीर में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हो, तो वैसे सजीवों को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब आइए एक नजर हम डालते हैं कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पर। चूंकि ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं और इन सभी संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिकाई, राइबोसोम, रिक्तिका, प्लास्टिड इत्यादि। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की कोशिकांग मौजूद होती हैं। इसमें से प्रमुख है माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिकाई, राइबोसोम, रिक्तिका, प्लास्टिड इत्यादि। प्लास्टिड विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। जो प्लास्टिड हरे रंग के होते हैं उससे क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इसमें हरे रंग के एक वर्णक होते हैं जिससे क्लोरोफिल कहा जाता है। यानी प्लास्टिड जो है वह विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिड हरे रंग का हो तो वैसे प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के नाम से जाना जाएगा। यह हरा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार के वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और यह क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होती है। इसके उपस्थिति के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। अब देखिए, पौधों की जो पत्तियां हैं वह हमें हरी दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है।
जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पादप एवं जंतु कोशिकाओं में समानता, यानी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या क्या समानता है इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए एक तरफ हम लिखते हैं पादप कोशिका और एक तरफ जंतु कोशिका। पहला जो समानता है वो ये है कि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है। ये पहली समानता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में भी केंद्रक उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक उपस्थित होता है। इसी प्रकार पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इस प्रकार पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या समानता है इसके बारे में हमने नोट करने की कोशिश किया। अब आइए देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है। पहला अंतर, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यह है पहला अंतर। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित नहीं होता है। इसी प्रकार पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं मौजूद होती हैं। देखिए पादप कोशिका में क्या होता है कि एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में भी रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी होती हैं और एक से अधिक होती हैं। तो इस प्रकार पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है इसके बारे में हमने नोट करने की कोशिश किया। नेक्स्ट टॉपिक है गुणसूत्र एवं जीन। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती हैं। अब देखिए केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये संरचनाएं कब दिखाई देती हैं न जब कोशिका विभाजन करती हैं। दूसरे समय ये संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं। कोशिका विभाजन के समय ही इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है। इन संरचनाओं को क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। तो इस तरह की धागे जैसी जो संरचनाएं हैं इससे क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। अब देखिए ये जो गुणसूत्र हैं इसका काम ये है कि इसमें जीन पाया जाता है, और जीन जो है वह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है। ऐसा देखा गया है कि माता पिता के कुछ लक्षण उनके बच्चों में दिखाई दे सकते हैं, जैसे आंखों का रंग या बालों की स्टाइल इत्यादि। इस प्रकार जीन एक आनुवंशिक इकाई है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को बारीकी से समझने की कोशिश किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।